हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। आज आपका नया टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले हमने अलजेब्रा जो कि हमारा पहला यूनिट है उसमें हमने दो चैप्टर पढ़ लिया है। पहला है आपका पॉलिनोमियल और दूसरा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आज मैं आपका उसी अलजेब्रा यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर जिसको हमने नाम दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मैं शुरू करने वाला हूँ। बहुत ही आसान चैप्टर होगा आपके लिए ये। जिसने भी मेरा प्रीवियस लेक्चर पॉलिनोमियल का देखा होगा उसके लिए काफ़ी आसान होने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम पहले बात क्या करेंगे उस पर हम ध्यान देते हैं। तो पहले इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी है उसको हम समझेंगे और एग्जाम्पल्स भी मैं साथ में आपको बताता चलूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है। बहुत कुछ ऐसा आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा जो हम पहले ही पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करा देता हूं कि पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा क्या था और उससे मैं कैसे रिलेट करूंगा इस चैप्टर से, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हमने नाम दिया है हिंदी में द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में अगर मैं आपके सामने 3 इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, 5x - 4, माफ कीजिएगा ये आपका इक्वेशन नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन है। तो पहला एक्सप्रेशन मैंने लिखा 5x - 4, दूसरा इक्वेशन लिखा मैंने 3x² + 4x + 6 और तीसरा एक्सप्रेशन मैंने लिखा 4x³ + 3x² + 2x - 1। ये मैंने 3 एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे हैं। अब मैंने ये 3 एक्सप्रेशन लिखा क्यों है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो पहले एक्सप्रेशन में आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम पावर जो आपके वेरिएबल पे दिख रहा होगा वो सिंगल वेरिएबल है, यानी x पे पावर आपका 1 दिख रहा है सबसे मैक्सिमम, इसलिए इसको हमने नाम दिया था पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन आपका है 3x² + 4x + 6। अब इसमें जो आपकी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो इसको हमने नाम दिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसको हमने नाम दिया है लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल। और तीसरा एक्सप्रेशन आप देख पा रहे होंगे जहां पे मैक्सिमम पावर जो आपका है यानी कि डिग्री वो 3 दिखाई दे रही होगी, इसलिए हमने इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल का नाम दिया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके अगर आगे हम चलेंगे तो अगर आपका एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर 4 हो तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम भी देते थे। तो मैंने ये एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा क्यों है इसके बारे में बताता हूं। अब मैंने कहा कि ये आपका एक इक्वेशन ना होते हुए आपका एक एक्सप्रेशन है, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां हमने इस एक्सप्रेशन को या फिर जो भी हमने लिखा है वो इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं है। अगर मैं यहीं पे इस इक्वेशन को या फिर इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल कर दूं, 3x² + 4x + 6 = 0, 4x³ + 3x² + 2x - 1 = 0, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन था या पॉलिनोमियल था वो कन्वर्ट हो जाएगा एक इक्वेशन में। तो यहां हम इसे नाम देंगे लीनियर इक्वेशन। जो आपका पॉलिनोमियल था वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम उस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल कर दे तो। इसका नाम देंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका नाम देंगे हम क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आई होगी कि पहले मैं पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशंस को लिखता था, बाद में जब मैंने उसी एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल किया तो वो एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल आपका एक्सप्रेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, कि हमने इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों दिया या फिर हिंदी में इसे हम द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं।
तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बाद में मैं आपको समझाता हूं कि इसकी परिभाषा आपको बताना क्या चाहती है। तो डेफिनेशन इसका है कि एन एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल ऑफ x is written in form of ax square plus bx plus c is equals to 0 is known as quadratic equation where a, b and c are real numbers and a must not be equal to 0। अब इतना लंबा चौड़ा मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिखा है। अब ये कहना क्या चाहता है मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी एक्सप्रेशन जो कि एक सिंगल वेरिएबल, यहां पे हमने उस वेरिएबल को x के फॉर्म में रखा है, आप चाहे तो y, z, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां पे आपका वेरिएबल x टर्म में लिया है, तो यहां कहना क्या चाहता है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपका एक सिंगल वेरिएबल x के फॉर्म में लिखा है और जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसको हमने 0 के इक्वल किया है, तो वो इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, यानी कि उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे, जहां पे आपका ये जो a, b और c है वो आपका रियल नंबर होगा और जो a है वो आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो उसे हम एक द्विघात समीकरण कहेंगे। अब ऐसा क्यों मैंने लिखा है कि a आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए कि यहां पे मैंने इसे लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अब मैं अगर a के सामने 1 लिखूं, a इक्वल टू 1, b को मैं अगर 2 रखूं और c को 3 रखता हूं, तो ये अगर हम यहां पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको साफ दिख रहा होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर मैं a इक्वल टू 0 लिखूं, b की जगह पे 4 और c की जगह पे -3 रखता हूं, अब देखिएगा कि क्या इक्वेशन बनता है। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो यहां पे 0 प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो ये कुछ इस प्रकार 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बनकर आ जाएगा। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनता है जब आपका उस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। इस एक्सप्रेशन में हमको वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर आपको केवल 1 दिख रहा है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होते हुए एक लीनियर इक्वेशन बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगा जहां पे कोई एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा और a जो आपका होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और a, b, c आपके कोई रियल नंबर होंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे मैं आपको क्वेश्चंस या फिर एग्जांपल्स के माध्यम में ले चलता हूं, ठीक है, और देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और उसका जनरल इक्वेशन क्या है, और वहां पे a को हम 0 क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने लिखा 4x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और एक एक्सप्रेशन मैं और लिखता हूं इक्वेशन कि 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और एक इक्वेशन और मैं लिखता हूं 8x पे पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखा है। अब इसे लिखने का मेरा औचित्य क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि डिग्री या फिर पावर क्या है, ठीक है। तो डिग्री या फिर पावर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो किसी भी एक्सप्रेशन में, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस पे जो हाईएस्ट पावर हो, यानी इस एक्सप्रेशन में या फिर इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि जो आपका वेरिएबल टर्म x है वहां पे आपका मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी डिग्री जो होगी, डिग्री या फिर और करके मैं पावर लिख देता हूं, डिग्री या फिर पावर जो होगा इस इक्वेशन का वो 2 होगा, ठीक है। अब सिमिलरली मैं अगर इक्वेशन सेकंड में जाता हूं तो यहां पे आपकी डिग्री 3 के इक्वल आएगी, ठीक है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर है वो 3 का है। सिमिलरली इस इक्वेशन में हम आएंगे तो आपका मैक्सिमम डिग्री जो होगा वेरिएबल पे वो 4 होगा। तो इस प्रकार से आपको पेपर में इक्वेशन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लेगा कि इसमें डिग्री या फिर पावर उस एक्सप्रेशन का क्या है। तो आपको सिंपली वहां पे देखना होगा कि आपकी जो वेरिएबल टर्म है उस पे आपका मैक्सिमम पावर कितना है और वही आपका डिग्री या फिर पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन था, बहुत इजी है लेकिन मतलब ध्यान दे सकते हैं इस पे आप, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ चीजों पे। अब इतनी बातें मैंने आपको समझाई कि डिग्री और पावर क्या होता है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन या फिर एक इक्वेशन का डिग्री या फिर पावर उसका क्या होता है। अब मैं बात करूं अगर कि इसको लिखेंगे कैसे एक्सप्रेशन को, तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन जो भी आप लिखें उसमें वेरिएबल के जो पावर होंगे वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते चलेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा हो 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो आप इसे कभी भी इस फॉर्म में लिख के सॉल्व नहीं कर सकते। पहले आप इसे अरेंज करेंगे वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के फॉर्म में पहले आप इसे लिखेंगे और उसके बाद आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशंस या फिर रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये बातें कुछ बताने लायक थी। अभी हम एग्जाम्पल 1 जो कि आपका एक्सरसाइज 4.1 है उसके पहले के जो एग्जाम्पल हैं उसको देखते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, उसमें आपसे पूछा है कि कुछ आपको टर्म्स वहां पे दिए हैं और उससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और बताना है कि उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा या फिर नहीं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक्सरसाइज जो 4.1 आपका है उससे पहले के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि आपको कुछ इस प्रकार के टर्म्स दिए होंगे और आपको फाइंड करना होगा कि वो टर्म्स कुल मिलाकर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे या फिर नहीं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इससे हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 और ये 2x माइनस 3 इधर रहेगा, ठीक है। अब इससे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होके आ जाएगा। अब कैसे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सिंपल आप उस जनरल इक्वेशन जो मैंने आपको लिखाया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे आप, तो मैक्सिमम पावर आपको दिख रहा है और ए आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ए आपका 1 के इक्वल है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि कुछ भी नहीं है तो आप 0 वहाँ रखेंगे, कुछ भी नहीं है इसका मतलब कि आपका वहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका 1x² यानी कि a इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपका इक्वेशन में -6 आ रहा है, तो b आप जो लेंगे वो साइन के साथ, यानी कि b आपका -6 के इक्वल आएगा और c आपका कांस्टेंट टर्म जो है वो 8 के इक्वल आएगा। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होके आ गया। अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि स्क्वायर के फॉर्म में था तो सर आपको तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब सिमिलर मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं, तो यहां पे भी आपने उसे सेम ही क्वेश्चन पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा या फिर नहीं। तो देखते हैं इसको, ब्रैकेट इसको सॉल्व करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई अगर अंदर करेंगे हम तो ये आपका x² प्लस x प्लस 8 के फॉर्म में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका a² माइनस b² बन के आएगा, तो x² माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये फर्दर सॉल्व किया तो x² प्लस x प्लस 8 इज इक्वल्स टू x² माइनस 4। अब इधर भी x² हमारा है और इधर भी x², तो ये दोनों x² और x² आपस में कट जाएंगे, और अगर मैं 4 को इधर लेके आऊं तो ये x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आएगा। तो ये हमारे सामने एक इक्वेशन बनकर आया जहां पे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन न फॉर्म करते हुए लीनियर इक्वेशन आपका फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके दो एग्जांपल मैंने सॉल्व करा है। सिमिलर यही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जहां पे आपको बस नंबर चेंज किए होंगे, बस आपको सॉल्व करके ये बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा या फिर नहीं। तो ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। आगे हम कुछ और टॉपिक से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया उसमें आपके कुछ टर्म्स दिए थे और उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था, ठीक है। यहां पे आपका सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हमने लीनियर इक्वेशन में भी सॉल्व किया है, जहां पे आपको सेंटेंस दिया होगा और उससे आपका लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना था और उसके सॉल्यूशन या फिर रूट्स को फाइंड करना था। सेम वही क्वेश्चन यहां पे भी है कि आपको सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और वहां से उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन का जो रूट या फिर वैल्यू है या फिर सॉल्यूशन है उसको निकालना होगा। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, जिसकी एरिया आपको 528 मीटर स्क्वायर दी हुई है। अब बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यानी कि जो उसकी चौड़ाई है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ उसका 2 गुने का 1 ज्यादा है। यानी कि अगर मैं, अब एक बात देखिए, जैसे आपको जिसके रेफरेंस में बोला है निकालने के, जैसे यहां पे लेंथ को ब्रेथ के रेफरेंस में निकालना है, तो हम यहाँ पे जिसका रेफरेंस लेकर चलते हैं उसे हम x या फिर जो भी अपना वेरिएबल मानना है वो हम मानेंगे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल x मान रहा हूं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट b इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो मैंने चौड़ाई उस प्लॉट की x मान ली, ठीक है, x मीटर, और जो लेंथ है, सो द लेंथ ऑफ प्लॉट b। अब क्या कह रहा है, एक बार मैं फिर से आपको बोलता हूं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यानी कि जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस प्लस 1 ये आपका लेंथ है, ठीक है। यानी कि जो उसका लेंथ है चौड़ाई के 2 गुने के 1 से ज्यादा है। तो यानी कि अपना लेंथ जो हो गया वो 2x प्लस 1 हो गया।
अब बोल रहा है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो आपको एरिया पता होगा रेक्टेंगल का कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो लेंथ हमारा 2x + 1 है और ब्रेथ हमारा है x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 528 के इक्वल होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x² + x = 528। अब 528 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं तो ये हमारा 2x² + x - 528 हो जाएगा = 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं इधर के डायग्राम को मिटा रहा हूं और आपको स्टेप्स को समझाता हूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, स्टेप 1 क्या होगा हमारा। स्टेप 1 जैसे मान लीजिए ax² + bx + c के फॉर्म में ये है, ठीक है, = 0 के फॉर्म में इक्वेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि ये जो हमारा a है और c है इसका मल्टीप्लाई हम लिखते हैं। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, a × c लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे a × c कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 × -528। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 8 = 16, 2 2 = 4 and 1 5, 2 5 = 10, यानी -1056। ये हमारा AC आया। अब क्या करेंगे कि इस AC को इस तरह ब्रेक करना होगा हमको कि प्लस करने पे वो 1 के इक्वल आ जाए, यानी कि B के इक्वल आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा -1056 आ जाए। तो अगर मैं इस B को, जो ये 1 दिया है, इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूं, ये 1 है हमारे यहां, तो 1 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो 33 और -32 में कर सकता हूं। अब यहां सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 2 लिख देता हूं मैं कि ब्रेक द B in such a way that 2 रूट्स, यहां पे मैं इन दोनों को रूट्स का नाम देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इसे m लिखा और ये हमारा n है, ठीक है। तो ब्रेक द बी इन सच अ वे दैट 2 रूट्स m and n so that m + n should be equal to b and m × n is equals to AC। तो ये जो हमने रूट निकाले हैं m और n, इन दोनों को प्लस करने पे हमारा b के इक्वल आए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे AC के इक्वल आ जाए। तो यहां आप साफ देख रहे होंगे कि 33 और -32 को अगर हम ऐड करें आपस में तो 1 के इक्वल आएगा, और 33 और -32 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा AC यानी कि -1056 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 2 रूट 33 और 32 आ गए। तो इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें, यहाँ मैं लिखता हूँ 2x² + 33x -32x -528 = 0, ठीक है। अब ये इतने टर्म को देखिए, 2x² + 33x, यहां से हम क्या करेंगे कि x को कॉमन ले लेते हैं। तो x मैंने कॉमन लिया तो ये 2x + 33 बचा यहां पे। अब सिमिलर इस -32x और -528 में से कुछ कॉमन ले ताकि हमारा उधर भी 2x + 33 बचे, ठीक है। तो यहां से -32 अगर हम 16 अगर कॉमन लें, सॉरी माफ कीजिएगा, -16 अगर कॉमन लें तो ये हमारा 2x + 33 यहाँ भी बचेगा।
अब यहां से हम लिख कह सकते हैं x माइनस 16 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारा 2x प्लस 33 आ जाएगा। अब या तो इन दोनों में से आपका कोई एक पार्ट 0 के बराबर होगा, तभी आप, जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर मान लेते हैं x माइनस 16 आपका 0 के इक्वल है, तो 0 इंटू अगर 2x प्लस 33 करेंगे तो भी हमारा 0 ही आने वाला है। और अगर मैं ये मानूं कि हमारा 2x प्लस 33 0 के इक्वल है, तो x माइनस 16 से अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई करूं तो भी 0 ही आएगा। तो या तो इन दोनों सॉल्यूशंस में से कोई एक सॉल्यूशन 0 होने वाला है या फिर दोनों ही हमारे 0 होने वाले हैं। तो अगर मैं इन दोनों को एक एक करके 0 के बराबर करता हूं तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास। x माइनस 16 को अगर मैं 0 के बराबर करूं और दूसरा 2x प्लस 33 को अगर मैं 0 के बराबर करूं, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू या तो 16 के इक्वल आएगी या फिर x की वैल्यू माइनस 33/2 के इक्वल आएगी, ठीक है। अब आपने एक विचार किया होगा कि कभी भी जो लेंथ होती है वो निगेटिव में तो हो नहीं सकती है, तो ये आपका माइनस 33/2 कभी आंसर आपका होगा इधर। तो 16 जो होगा वही हमारा ब्रेथ होगा, यानी कि जो हमारी चौड़ाई होगी वो 16 मीटर आएगी, ठीक है। और लेंथ हमारा जो कि हमने 2x प्लस 1 माना था वो 33 के इक्वल आ जाएगी अगर हम 16 की वैल्यू यहां पर रखेंगे। अब अगर आपको चेक करना हो कि आपने सॉल्यूशंस जो है वो सही निकाले हैं कि नहीं, तो आप सीधे 16 का 33 में मल्टीप्लाई कीजिए और एरिया अगर आपका 528 के इक्वल आता है तो आपका सॉल्यूशन सही है, वरना आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है, ठीक है। तो आपने इस सॉल्यूशंस को देखा, आपको एक सेंटेंस दिया था, उससे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करना था जो कि आपने किया, ठीक है। उसके बाद हमको स्टेप्स देखने थे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहां से हमने उसके सॉल्यूशंस को फाइंड किया कि लेंथ और ब्रेथ उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या होगा। तो ये आपका एक सॉल्यूशन था आसान सा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोशिश तो बहुत हो रही है, गर्मी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इस गर्मी में आपके लिए मेहनत बरकरार है, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट जारी रखिए अपना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है उसको हम देखेंगे। अब उसी टाइप का आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपका सेंटेंस में कुछ चीजें गिवन है और उसको पढ़कर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले फॉर्म करना है और वहां से सॉल्यूशन या फिर रूट्स आपको निकालना है, ठीक है। तो दिया क्या वो देखते हैं हम कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि लगातार आने वाली संख्या। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लिखा तो 1 के बाद 2 ही आएगा, ये नहीं कि 1 के बाद आप सीधा 3 चलेगा। तो कह रहा है कि उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो मल्टीपल है वो 306 के बराबर है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यानी उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हमको बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मल्टीपल आपका 306 के बराबर आएगा। तो सॉल्यूशन आप देखिए इसका कि लेट द फर्स्ट इंटीजर बी इज इक्वल्स टू एक्स। अगर मैंने अपना पहला इंटीजर जो है वो x माना है, तो जो सेकंड इंटीजर होगा, सेकंड इंटीजर वो आपका नॉर्मली x प्लस 1 हो जाएगा, सीधे सीधे आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 1 लिया आपने तो आपका कॉन्जिक्यूटिव जो इंटीजर होगा वो 2 ही आएगा, न कि 3, यानी उसके बाद की संख्या। तो अगर मैंने पहली संख्या x मानी है तो अगली वाली संख्या उसमें 1 ऐड कर आएगा। अब इन दोनों का जो मल्टीपल है वो 306 के बराबर है, तो हम यहां लिख लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। अब इसको सॉल्व करके हम इंटीजर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306। अब 306 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 आ जाएगा,
इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको बताया था कि पहले हम a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, तो a और c का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो AC हमारा -306 के आया। अब हमको b को कुछ इस प्रकार में ब्रेक करना होगा कि उन दोनों के रूट्स का सम जो है वो 1 के इक्वल आए और इनटू करने पे -306 है। तो मैंने इस b को ब्रेक किया 18 और -17 में, ठीक है। अब 18 में अगर -17 ऐड करेंगे तो हमारा b यानी कि 1 के इक्वल आ जाएगा, और अगर मैं 18 का मल्टीप्लाई -17 में करूं तो हमारा AC -306 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से आगे हम देखिए क्या लिखते हैं, x² + 18x - 17x - 306 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से मैंने बताया था कि आप पहले इस इक्वेशन को देखेंगे छोटे से, यहां से हम x को निकालेंगे कॉमन, तो ये x + 18 आएगा। अब इन दोनों में से भी हमको कुछ ऐसा टर्म कॉमन लेना होगा कि वहां भी x + 18 ही बचे, तो -17 अगर हम कॉमन लें तो यहां भी हमारा x + 18 निकल आएगा। अब यहां से x - 17 और x + 18 निकल कर आएगा। अब या तो इन दोनों में से कोई एक जो ब्रैकेट है वो 0 के इक्वल होगा, या फिर दोनों ही ब्रैकेट आपके 0 होंगे। तो अगर मैं दोनों को बराबर बराबर इक्वल करता हूं 0 के, तो हमारे सॉल्यूशंस क्या आएंगे वो देखते हैं। तो x = या तो 17 आएगा या फिर x = -18 आ सकता है। अब आप कहेंगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी वैल्यू यहां से लेनी है, 17 या फिर -18? तो आपके क्वेश्चन में ही गिवन है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक संख्या आपको लेनी है, न कि ऋणात्मक। इसलिए आप 17 को यहां पे अपना सॉल्यूशन मानेंगे, न कि -18 को। तो अगर हमारा पहला इंटीजर 17 निकल कर आ गया तो दूसरा इंटीजर ऐसे ही हमारा 18 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके दो सॉल्यूशंस थे 17 और 18, जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमारा 306 से इक्वल आएगा। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल भी जाएंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4.2 एक्सरसाइज नंबर। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स थे उनको देखा। अब यहाँ पे आपको जो लिख के दिखा रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके रूट्स निकालने हैं, तो सिमिलर वही चीज है कि वहां पे आपको सेंटेंस में पहले दिया था कुछ ही, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था, और जो सॉल्यूशन हम सॉल्व कर रहे थे वहां भी हम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो आप इसे समझिएगा, मैं एक सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, बाकी सिमिलर ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके 4.2 में, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया कि AC का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे A आपको √2 के इक्वल दिख रहा होगा और C आपका 5√2 के। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका बीच में B दिख रहा है 7, इसको हमको कुछ इस प्रकार से ब्रेक करना होगा कि ऐड करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10, यानी AC के बराबर आए। तो मैं फिर से इस इक्वेशन को लिखता हूं, √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इस 7 को अगर मैं ब्रेक कर दूं 5 और 2 में, ठीक है, तो 5 और 2 को जोड़ने पे 7 यानी b के बराबर आएगा, और 5 और 2 का गुणा करने पे AC यानी 10 के बराबर आ जाएगा। तो यानी 5 और 2 हमारा दो रूट निकल कर आ रहा है। तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब हमने जैसा कि बोला था कि पहले हम इसमें से कुछ चीजें कॉमन लेंगे और फिर बाद में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें x कॉमन दिख रहा है, तो x हमने कॉमन लिया, तो ये √2x + 5 बचा, और यहाँ से भी अगर हम √2 कॉमन ले लें तो √2x + 5 बच जाएगा। तो ये x + √2 और √2x + 5 = 0 के बराबर आएगा। अब इन दोनों ये सॉल्यूशन को मैं बारी बारी से 0 के इक्वल करता हूं और आपके रूट्स को निकालता हूं। तो x + √= 0 या फिर √2x + 5 = 0।
x इज इक्वल्स टू -√2 या फिर x इज इक्वल्स टू -5/√2। ये दो आपके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आपके ये निकल कर आएंगे, या तो x की वैल्यू -√2 आएगी या फिर x की वैल्यू -5/√2, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन था, इसे आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है उसमें कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब मैंने आपको बोला कि जिसके रेफरेंस से बात की जा रही है उसको सबसे पहले आप अपना वेरिएबल टर्म मान लेंगे। तो यहां पे ऑल्टीट्यूड को कंपेयर कर रहा है वो किसके साथ? बेस के साथ। तो बेस को एज हम रेफरेंस मान रहे हैं, तो इसे पहले हम अपने वेरिएबल टर्म में लिख लेते हैं। तो अज्यूम करते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका, कि लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि उसके आधार को हमने x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। अब जो उसका ऑल्टीट्यूड यानी कि जो उसका हाइट है, द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी x -7 सेंटीमीटर, ये उसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज यानी उसका कर्व दिया हुआ है पहले से ही 13, ठीक है। तो अब अगर मैं राइट ट्रायंगल आपको बना के दिखाऊंगी, ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें उसने बोला है कि बेस इस राइट एंगल ट्रायंगल का x है और जो हाइट है वो x -7 है और हाइपोटेन्यूज जिसका है कर्व वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब इससे आपको ये साइड तो पता है, आपको ये और ये साइड दोनों आपस से निकालनी है, ठीक है। तो यहां हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपली आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम हम यहां लगा देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर भी होता है, पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि बेस का स्क्वायर जो है और हाइट का स्क्वायर जो है, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो बेस हमारा क्या दिया था? x, तो x स्क्वायर प्लस x -7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है और आपके दोनों अदर साइड आपको पता चल जाएंगे। तो ये x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल्स टू 169, ठीक है। अब इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि स्टेप टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले a और c का मल्टीप्लाई किया हमने, तो AC हमारा -240 के इक्वल आया। अब b जो 14 दिया है उसको हम कैसे फैक्टराइज करें कि हमारा 14 के इक्वल आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -240 के इक्वल आ जाए। तो सोचते हैं ऐड करने पे हमारा 14 के इक्वल -14 के इक्वल आना चाहिए, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो मैंने आपको बताया कि अब b को इस प्रकार से हम फैक्टराइज करेंगे दो पार्ट में कि उसको ऐड करने पे -14 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -240 के इक्वल। तो यहाँ हम 24 और 10 में अगर इसको डिवाइड करें, इसको मैं अगर -24 और 10 यहाँ से ले लूँ, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारा -14 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे -240 के इक्वल। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ तो ये x माइनस 12 बचेगा और यहाँ से मैं
10 कॉमन ले लो तो x माइनस 12 यहाँ से बचेगा, तो एक बन जाएगा 2x प्लस 10 आपका और दूसरा x माइनस 12। अब यहाँ से इन दोनों में से या तो कोई एक 0 के इक्वल आएगा या फिर दोनों ही। तो अगर मैं 2x प्लस 10 को 0 के इक्वल करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू -5 के इक्वल आ जाएगी, और अगर मैं x माइनस 12 को इक्वल टू 0 करता हूँ तो x की वैल्यू 12 के बराबर आएगी। अब मैंने आपको बताया कि लेंथ कभी निगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हम -5 ले नहीं सकते, तो यानी कि हमारा बेस जो होगा वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। अब अगर ये 12 सेंटीमीटर के इक्वल है तो जो हाइट होगी वो अपने आप ही 5 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक सॉल्यूशन था जिसमें आपको दिया क्या था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, वहां पे आपका बेस नहीं पता है आपको और आपकी हाइट निकालनी थी आपको, वहां पे हाइपोटेन्यूज आपको गिवन था और उसने ये बात बोली थी कि जो हाइट आपकी है वो बेस से 7 कम है, ठीक है। बेस जो है वो हाइट जो है वो बेस का 7 कम है, तो हमने हाइट को x माइनस 7 माना और बेस को हमने एक रेफरेंस मानते हुए वेरिएबल x माना, तो यहाँ से बेस की वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई और हाइट की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। अब मैंने आपके सामने लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका क्या मतलब है कि मतलब ये जो चैप्टर है इसमें कोई फॉर्मूला है जिसके बारे में आपको जानना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। इससे आप जो भी आपके इक्वेशंस दिए हैं क्वाड्रेटिक के, उससे आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं या फिर उसके रूट आसानी से निकाल पाएंगे। जो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं उसमें आपको थोड़ा लंबा लगता होगा, इसलिए आपके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला डिफाइन किया गया है जिससे आप आसानी से रूट्स या फिर सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। तो उस फॉर्मूला को हम देखते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखूं। अब इसी से डिफाइंड है ये फॉर्मूला, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब मान लीजिए आपको x की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में या रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे a, b और c की वैल्यू आपको पता है कि क्या होगी। इसी एक्सप्रेशन में जो रियल नंबर्स आपको गिवन होंगे उसी को आपको रख के यहाँ से रूट या फिर उसके वैल्यू या फिर सॉल्यूशंस को फाइंड करना है, ठीक है। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम अच्छा खासा नाम भी देते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला का, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन या फिर रूट निकाल सकते हैं। अब आगे की बात सुनिए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये जो अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है रूट के बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला, ठीक है। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट का भी नाम देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये डिस्क्रिमिनेंट है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं बात करता हूं। तो इसे हम कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को हम सीधा कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो अब अगर डी की वैल्यू जो ये रूट में आपकी वैल्यू है, ठीक है, अगर डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ी संख्या आपके रूट में आई है, जैसे मान लेते हैं क्या, रूट में अगर 4 आ गया, रूट में अगर 2 आ गया, रूट में अगर 5 आ गया, रूट में अगर 8 आ गया, ठीक है। ये सब संख्या दिख रही है जो कि 0 से ज्यादा है, यानी डी की वैल्यू 0 से अगर ज्यादा है तो आपका जो रूट्स आएंगे, ठीक है, जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ठीक है। रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है, अगर डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर है तो। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा अगर 0 के बराबर है, तो यहां पे हमारे रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे मगर इक्वल भी होंगे आपस में, यानी कि दोनों ही रूट बराबर आएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं कि d की वैल्यू अगर लेस देन 0 यानी कि अगर
रूट में -4, रूट में -2, रूट में -1, रूट में -6, अगर इस टाइप का वैल्यू आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पे हमारा जो रूट होगा वो तुम्हारा इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, यानी अलग अलग। तो ये तीन चीजें आपको जाननी थी कि फॉर्मूला क्या होता है उसमें, कि x की वैल्यू या फिर रूट्स हम कैसे निकालेंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसका हमने नाम दिया। और आगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने जाना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे, वास्तविक होंगे और डिफरेंट अलग अलग आएंगे। अगर डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो हमारे रूट्स वास्तविक यानी रियल होंगे और बराबर होंगे आपस में, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा लेस देन 0 हुआ तो हमारे रूट्स जो होंगे वो काल्पनिक होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं और अलग अलग होंगे आपस में, ठीक है। तो ये चीजें आपको जाननी थी। बाकी इससे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। अब हम चैप्टर के अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट एक्सरसाइज भी है आपके एनसीईआरटी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है कि आपको इस इक्वेशन का रूट्स तो निकालना ही है, लेकिन उससे पहले आपको फाइंड करना है कि रूट एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हम यहां से d को पता करेंगे। अगर d हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है तो हमारे रूट तो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहां से d की वैल्यू निकालते हैं। तो d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह पे हम यहाँ a b c d में डिफाइन कर देते हैं। a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -7 और c इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 2 इंटू c यानी कि 3। अब ये 49 माइनस 24, तो यानी कि लमसम कुछ पॉजिटिव साइन ही आएंगे, यानी कि d हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि रूट तो हमारे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से रूट फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही है कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सिंपल हम इसी इक्वेशन में a b c की वैल्यू निकालते रखेंगे, पुट करेंगे और वहां से आपका x सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू b की जगह पे -7 रखना है, तो माइनस इंटू -7 प्लस माइनस रूट में -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। इसको हमने सॉल्व किया फर्दर तो x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 अपॉन 4, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस, अब 49 में से 24 माइनस हुआ तो ये आपका 25 बचेगा, यानी कि 25 का रूट निकालेंगे तो 5 और ये अपॉन में 4। अब यहाँ से x की वैल्यू या तो आपकी 7 प्लस 5/4 होगी या फिर x की वैल्यू 7 माइनस 5/4। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो आपकी 3 आएगी या फिर x की वैल्यू आपकी 1/2 आएगी। तो ये आपके दो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के। कैसे निकालना था कि पहले आपको ये देखना था कि रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, तो उसके लिए हमने d फाइंड किया। अगर d हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा रूट, ठीक है। लेकिन अगर यहीं d लेस देन 0 हो जाता तो वहां पे हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्वेश्चन वहीं खत्म होना था और रूट्स आप फाइंड नहीं करते। अब अगर आपको दिखा दिया है कि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहां से रूट आपको फाइंड करने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करना होगा, ठीक है। यहां से आपके दो सॉल्यूशन निकल कर आएंगे, एक बारी प्लस के साथ उसको लेंगे और एक बारी माइनस के साथ। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण वो खत्म होता है, ठीक है। इस पे जो भी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स या फिर थ्योरी थे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि पॉलिनोमियल चैप्टर जो मुझसे पढ़ा है, ठीक है, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है और इस चैप्टर में उतना कुछ खास था भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर का फुल थ्योरी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो भी थे सब मैंने आपके लिए करा दिया है।
अगला चैप्टर इसके बाद हम जो भी एनसीईआरटी का होगा उसको देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है आप लोगों की, ठीक है। बहुत बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखते ज़रूर हैं मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे निवेदन है, ठीक है, रिक्वेस्ट है एक तरीके से हम्बल, कि वो अगर देख रहे हो इस चैनल को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।